हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम लोग इयत्ता 10वीं कक्षा का मराठी अक्षर भारती का ये स्थूल वाचन का पाठ जगन कैक्टस ये पढ़ने वाले हैं। कैक्टस के बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं कि कैसे रेगिस्तान में भी कैक्टस आता है। प्रकृति का ये चमत्कार जो है कि रेगिस्तान जहाँ पर पानी की बूंद भी हमें नज़र नहीं आती, वहाँ पर कैक्टस कैसे आता है, ये हमें इस लेसन में सीखना है, पढ़ना है इसके बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो, इसका फ़ायदा होता हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जगणो कैक्टस। कैक्टस तो आप सभी को पता होगा, जो रेगिस्तान में आता है। यहाँ पर नीचे इमेज में आपको दिखेगा, ये है कैक्टस। तो इस कैक्टस के बारे में हमें इस लेसन में पढ़ना है। ये लेसन लिखा गया है वसंत शिरवाडकर के द्वारा। ये एक स्थूल वाचन का लेसन है। प्रसिद्ध लेखक व साहित्यिक कौन थे ये वसंत शिरवाडकर, इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए कौन थे ये वसंत शिरवाडकर, इनके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे और साहित्यिक मतलब साहित्यकार थे। त्यांचे विविध मासिकातून वनस्पति विषयक लेखन प्रसिद्ध है। इनका विभिन्न पत्रिकाओं में जो लेख इन्होंने लिखे हैं वनस्पति के संदर्भ में, मतलब पेड़ों के संदर्भ में इन्होंने जो लेख लिखे हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध है। वाळवंटी प्रदेश म्हणजे प्रचंड उष्णता। रेगिस्तान की ज़मीन मतलब बहुत ही प्रचंड मतलब बहुत ज़्यादा उष्णता वहाँ पर रहती है, हीट रहती है। उष्णता मतलब क्या, धूप, हीट रहती है। व कोरडेपणा मतलब सुखापन असणारा, तसेच रेताड आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष असणारा प्रदेश। कोरडेपना असणारा मतलब सूखापन ऐसे रहने वाला, और रेताड़ मतलब चारों ओर सिर्फ रेती, सिर्फ हमें सैंड मतलब रेती सभी तरफ नज़र आती है। आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष असणारा, पाण्याचे दुर्भिक्ष मतलब पानी की कमी रहने वाला, दुर्भिक्ष मतलब पानी की कमी रहने वाला, ऐसा ये प्रदेश रहता है रेगिस्तान। मतलब रेगिस्तान में और दूर दूर तक हमें कुछ नज़र नहीं आता। यहाँ सिर्फ चारों ओर रेती हमें दिखती है और बहुत ज़्यादा धूप यहाँ पर होती है, ऐसा ये प्रदेश। वाळवंटी प्रदेशातील कॅक्टस ही काटेरी आणि कमी पाण्यावर जगणारी वनस्पति। इस रेगिस्तान में आने वाली कैक्टस ये एक थॉर्न से बनी हुई ये वनस्पति है और कम पानी पर जीने वाली, कमी पानी जगनारी मतलब कम पानी से उगने वाली। इसको पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है। रेगिस्तान के क्षेत्र में ये आती है। इस वनस्पति आणि त्या प्रदेशातील इतर वनस्पतींचे प्रतिनिधित्व करणारी प्रमुख वनस्पतियाँ है, और इसके जैसे ही और सारी वनस्पतियों का ये प्रतिनिधित्व करती है कैक्टस, कि इसके जैसे ही विशेषताएं सभी पौधों की होती है जो रेगिस्तान में होते हैं। बहुत कम पानी में भी जीवित रहने की क्षमता इसमें होती है। इस बात का विवरण इस पाठ में हमें दिया है। प्रस्तुत पाठात लेखकाने वाळवंटी प्रदेशात उगवणाऱ्या कॅक्टस या वनस्पतीची वैशिष्ट्ये, तिचे उपयोग, कमी पाण्यातही टिकून राहण्याची तिची क्षमता याचे सूक्ष्म वर्णन केले आहे। इस पाठ में लेखक ने क्या बताया है, रेगिस्तान क्षेत्र में उगने वाले जो कैक्टस है, इस पौधे की विशेषताएं बताई है, इसके उपयोग बताए हैं, और कम पानी में भी इसकी जीवित रहने की जो क्षमता है ये बताया है। इसका वर्णन किया गया है, विस्तृत वर्णन इस पाठ में हमें सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वाळवंटी प्रदेश म्हणजे ठणठणीत कोरडेपणा, पाण्याचे दुर्भिक्ष आणि रेताड़ जमीन। वाळवंटी प्रदेश मतलब ये जो रेगिस्तान होता है, वाळवंट मतलब रेगिस्तान, वाळवंट मतलब क्या, रेगिस्तान। रेगिस्तान जो होता है वो कैसा होता है, हमेशा सूखा, कोरडेपना मतलब बिल्कुल सूखा, ठणठणीत कोरडेपना बिल्कुल सूखा, और पाण्याचे दुर्भिक्ष मतलब पानी की कमी रहती है यहाँ पर बहुत, और रेताड़ ज़मीन मतलब चारों ओर इसके रेती ही रेती होती है, बंजर सी ज़मीन होती है, कहीं पर भी पानी की बूंद भी नज़र हमें नहीं आती है। आता या तिन्ही गोष्टी जेथे एकत्र येतात तेथे जीवन कसे फुलणार। अब ये तीन चीज़ें जहाँ पर एकत्र आती है मतलब साथ आती है, तो वहाँ पर जीवन कैसे फूलेगा, वहाँ पर जीवन कैसे फूलेगा। कोई भी जीवन वहाँ पर फूल नहीं सकता, क्योंकि पानी की ज़रूरत तो होती ही है। अगर कोई जीव वहाँ पर
अपना जीवन व्यतीत करना चाहे, फिर वो पेड़ भी हो, कोई भी छोटा सा पौधा भी हो, अगर उसे वहाँ पर उगना है, जीना है, तो उसको पानी तो लगेगा ही। लेकिन ये तीनों चीज़ें अगर वहाँ पर आती है, एक साथ आती है, तो वहाँ पर कैसे कोई जीवन फूल सकता है। पण निसर्ग हा मोठा जादूगार आहे, लेकिन हमारी जो प्रकृति है वो एक महान जादूगार है। वाळवंटी प्रदेशातही खास तेथील अशी जीवसृष्टी आहे। वाळवंटी प्रदेश मतलब रेगिस्तान के क्षेत्र में भी अपनी एक खुद की ऐसी जीवसृष्टि है। जो जीव वहाँ पर जीते हैं, इनकी एक अलग सी जीवसृष्टि है। बहुत सारे जीव और पेड़ पौधे वहाँ पर रहते हैं, इनकी अलग सी एक जीवसृष्टी है। वनस्पती आहेत आणि या वनस्पतींवर जगणारे प्राणी आहेत। वहाँ पर ऐसी वनस्पति भी है जो कम पानी में जीती है, और इन वनस्पतियों पर, इन पेड़ों पर, पौधों पर जीने वाले प्राणी भी वहाँ पर रहते हैं। ऐसी बहुत सारी वनस्पति वहाँ पर है जो कम पाणी में जीती है। पाण्याखेरीज वनस्पती व प्राणी जगू शकत नाहीत हे तर खरेच, पण वाळवंटी प्रदेशांना थोडेसे का होईना पाणी मिळते आणि निसर्गाची बहादुरी अशी की या थोड्याशा पाण्यावर तो तेथे वनस्पती फुलवतो। कोई भी वनस्पति या प्राणी मतलब कोई भी पेड़ पौधे या फिर प्राणी, कोई भी जीव बिना पानी के जी नहीं सकता, बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते, ये बात तो सच है। लेकिन रेगिस्तानों में थोड़ा सा पानी तो मिलता ही है, रेगिस्तान को थोड़ा सा पानी मिलता है, थोड़े से का होई ना पानी मिलते हैं, इनको थोड़ा सा तो पानी मिलता है रेगिस्तानों को। और निसर्ग की बहादुरी ये है, मतलब प्रकृति की बहादुरी ये है कि इस छोटे से पानी में ही, थोड्याशा पाण्यावर तो तेथे निसर्ग फुलवतो, मतलब वनस्पति फुलवतो। ये यहाँ पर पौधों को विकसित करता है और जानवरों को भी जीवित रखता है, तिथले प्राणी पण जगवतो, वहाँ के जो प्राणी है इनको भी जीवित रखता है। ये तो निसर्ग की बहादुरी है, प्रकृति की बहादुरी है कि इतने से कम पानी में भी यहाँ के प्राणी और पेड़ पौधे जीवित रहते हैं। वाळवंटातली जीवनसृष्टी हा खरोखर पृथ्वीवरचा एक चमत्कार आहे। रेगिस्तान के ये जो जीवन है, ये सच में वास्तव में पृथ्वी पर का एक चमत्कार ही है, क्योंकि कोई भी छोटा सा भी अगर जीव है जीव सृष्टि का, तो इसे पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जीने के लिए पानी चाहिए, ढेर सारा पानी से लगता है। लेकिन रेगिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर कम पानी में पौधे जीते हैं, प्राणी जीते हैं, तो ये एक चमत्कार ही है, जैसे पृथ्वी पर का एक चमत्कार ही है। वाळवंटी प्रदेशात वर्षातून एखादाच पाऊस पड़तो, एखादा मतलब एक ही बारिश होती है। रेगिस्तानी क्षेत्र में साल में केवल एक बारिश होती है, एक बार नहीं बारिश होती, एक ही बारिश होती है। कधी तर 2-2, 3-3 वर्षे पावसाचा ठिकाना नसतो, और कभी कभी तो 2 या 3 साल तक बारिश की कोई गुंजाइश ही नहीं होती, पावसाचा ठिकाना नसतो, मतलब बारिश की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। अवर्षणाच्या या प्रदीर्घ काळात, अवर्षण मतलब सूखा, इस सूखे के दिनों में, प्रदीर्घ काळात, इस लंबे सूखे के दिनों में हा प्रदेश अतिशय वैराण व रुक्ष दिसतो। ये जो प्रदेश है रेगिस्तान का प्रदेश, ये बहुत ही बंजर सा दिखता है और शुष्क दिखता है। सूखे के इस लंबे समय में, अवर्षणाच्या या प्रदीर्घ मतलब लंबे समय में, अवर्षण मतलब सूखा पड़ना, सूखे के दिनों में ये जो ज़मीन है मतलब रेगिस्तान है, ये तो बहुत ही वैराण और रुक्ष मतलब बहुत ही बंजर और रुक्ष दिखता है। तेथे जी काही झाडे व झुडपे असतील त्यावर त्या काळात एकही पान असत नाही। वहाँ पर जो भी पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ों पर एक भी पत्तियाँ नहीं रहती है, उन झाड़ियों पर एक भी पत्ता नहीं रहता है। जीवन सुकून सुकून निष्प्राण झाल्यासारखे वाटते। इतनी धूप होती है वहाँ पर कि लगता है जैसे जीवन मुरझा सा गया हो, निष्प्राण झाल्यासारखे, निष्प्राण मतलब मुरझा गया हो, जीवन जो है वो मुरझा गया हो, ऐसा लगता है। इतना सूखा पड़ जाता है, इतनी धूप, बहुत तेज़ धूप होती है रेगिस्तानों में। तो रेगिस्तान का वर्णन यहाँ पर किया गया है। आगे देखिए क्या लिखते हैं। मग एक दिवस पाऊस पडतो और फिर एक दिन बारिश होती है आणि एखादी जादू व्हावी त्याप्रमाणे झाडाझुडपांना पालवी फूटते, और कोई जादू हो मानो, और एक जादू की तरह सभी तरफ पेड़ पौधे उगते हैं, झाड़ियाँ उगाती है, और झाडाझुडपांना पालवी फूटते। पालवी मतलब नए पत्ते आना, पालवी फूटते मतलब नए जो पत्ते आते हैं, छोटे छोटे पत्ते रहते हैं, ये नए पत्ते आते हैं, तो इनको कहते हैं की पालवी फूटते। आणि जमिनीत दीर्घकाळ सुप्तावस्थेत पडून राहिलेल्या बियांमधून रोपे वर येतात, और इस ज़मीन पर जो भी छोटे छोटे बीज ज़मीन के अंदर गए हुए थे,
सुप्तावस्थेत पडून राहिलेला, मतलब ज़मीन के अंदर जो ये जो बीज रहते थे वो ज़मीन के अंदर जो सो गए थे वो बारिश होने के बाद बाहर आते हैं और ये पौधे जो है वो खिलते हैं, इनमें से अंकुर आने लगते हैं। सुप्त पौधों से ये अंकुर आते हैं। पाहता पाहता या रोपांवर भरगच्च फुले फुलतात और देखते ही देखते ये जो रोप होते हैं, रोप मतलब ये जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, इनमें से फूल आते हैं, फूल खिलते हैं। इतके दिवस ओसाड पडलेला भूप्रदेश पाना फुलांच्या हिरव्या पिवळ्या लाल रंगांनी एखाद्या बगीच्यासारखा चित्रमय दिसू लागतो। और इतने दिनों से ये बंजर सी ज़मीन जो दिख रही थी, वीरान सी ज़मीन हमें दिख रही थी, ये क्या हो जाती है, पत्तियों के हरे पीले और लाल रंगों के साथ एक बगीचे की तरह दिखती है। बहुत ही अच्छे अच्छे फूल वहाँ पर आते हैं, हिरव्या पिवळ्या लाल रंगांनी एखाद्या बगीच्यासारखी चित्रमय दिसू लागते। ये जो प्रदेश है ये बहुत ही अच्छा दिखने लगता है जब बारिश होती है। बारिश आने के बाद ज़मीन में जो भी बीज नीचे ज़मीन के नीचे गए होते हैं, इनमें से छोटे से पौधे ऊपर आने लगते हैं और ये पौधे जब बड़े होते हैं तो इनमें फूल आते हैं और फूल आने के बाद अलग अलग कलर के रंगों के फूल आते हैं और ये जो ज़मीन है जो इतने दिनों तक बंजर सी लग रही थी, दिख रही थी, तो ये अभी सुंदर से बगीचा की तरह दिखने लगती है। कवींनी म्हटल्याप्रमाणे मरुभूमीचे नंदनवन होते। जैसा कि कवि कहते हैं, बहुत सारे कवियों ने इसके बारे में लिखा है कि मरुभूमि का क्या होता है, स्वर्ग होता है। नंदनवन होते मतलब अच्छी सी हो जाती है ये ज़मीन। पण हे वैभव पहाटे पडणाऱ्या स्वप्नाप्रमाणे थोडाच काळ टिकणारे असते। लेकिन ये जो मतलब ये जो सभी बातें हैं, मतलब इतना अच्छा जो माहौल वहाँ पर बना होता है, ये माहौल बहुत ही थोड़े समय के लिए होता है। ये सारे वैभव मतलब ये सभी जो बातें होती है, ऐसे फूल आना या फिर पेड़ आना, पौधे आना, ये सभी बातें बहुत ही कम समय के लिए होती है। हे सारे वैभव पहाटे पडणाऱ्या स्वप्नाप्रमाणे, सुबह में जब जो हमें ख्याल आते हैं, नींद में जो ख्याल आते हैं इसकी तरह होते हैं। थोडेच काळ टिकणारे मतलब बहुत ही कम समय के लिए ये सब होता है। लवकरच पुन्हा सूर्य आकाशातून आग ओकू लगतो। जल्दी ही जब सूरज ऊपर आता है तो ये फिर से आसमान से आग बरसाने लगता है। हवा तापल्या तव्यासारखी गरम होते आणि पाने, फुले, गवत करपून जाऊन जमिनीत त्यांचा भुगा होऊन पडतो। तो सूरज आग बरसाने के बाद क्या होता है, ये जो सभी पेड़ के पत्ते होते हैं, फूले, गवत, ये सभी क्या होते हैं, करपून जाते, मतलब सूखे हो जाते हैं ये। जब हवा तेज़ी से गर्म हवा बहने लगती है, सूरज जब आग बरसाने लगता है तो हवा तापल्या तव्यासारखी गर्म होते, मतलब तपे हुए जो तवा होता है, मतलब पैन जो होता है उस पर कैसी हवा रहती है, गर्म, ऐसी गर्म हवा बहने लगती है। और गर्म हवा बहने के कारण पत्तियाँ, फूल और सभी जो पेड़ पौधे हैं ये ज़मीन पर सूख कर गिर जाते हैं और गिरने के बाद इनका भूगा हो जाता है, मतलब ये बारीक से हो जाते हैं। वाळवंटाचे ओसाड भकास जीवन पुन्हा सुरू होते आणि फिर रेगिस्तान की पहली जैसी लाइफ शुरू हो जाती है। ओसाड और भकास मतलब बोरिंग सी लाइफ इसकी फिर से शुरू हो जाती है। बंजर सा जीवन इसका शुरू हो जाता है। पण एक गोष्ट होते, रोपांना आलेल्या बिया मातीत पडतात। लेकिन एक बात यहाँ पर होती है कि क्या होता है, ये जो छोटे छोटे पौधे यहाँ पर उगे हुए होते थे, अभी जो बिखेर गए हैं, सभी ज़मीन में बिखेर गए हैं, जो सूख कर ज़मीन में गिर गए हैं, इन पौधों के जो बीज है, ये बीज मिट्टी में गिर जाते हैं और मिट्टी में गिरने के बाद फिर ये यहीं पर रह जाते हैं। त्या पुढील वर्षाचा पाऊस येईपर्यंत जीव धरून मातीत मिसळून राहतात। फिर से अगले साल की बारिश आने तक ये जो बीज है वो मिट्टी में ही अपना रहते हैं। अगली बारिश तक मिट्टी में ही रहते हैं। जब बारिश होती है तो फिर से ये उग जाते हैं। पाऊस आला की उगवायचे आणि पाऊस संपून कोरडा हंगाम आला की बियांच्या रूपाने मातीत पडून राहायचे। हा जो वर वर्णन केलेला वनस्पतीचा प्रकार आहे तो अवर्षण टाळणारा आहे। बारिश आए तो उग जाना और बारिश जाने के बाद ज़मीन में ही ऐसे गड़े हुए रहना, ये जो प्रकार है यही जो मतलब यही या इसी प्रकार के पौधे वहाँ पर रहते हैं कि साल भर में एक ही बारिश होती है। और जब बारिश होती है तो ये पेड़ पौधे बढ़ते हैं, उगते हैं
और जब सूखापन होता है, मतलब सूख जाता है सभी, रेगिस्तान पहले जैसा होता है, सूरज आग बरसाने लगता है, तो फिर से ये मिट्टी में रह जाते हैं ये बीज मिट्टी के अंदर रहता है। और ये जो पौधे के प्रकार है, यही क्या है, अवर्षण टालनारे मतलब सूखा प्रचलित करने वाले, मतलब सूखे को ना आने देने वाले ये प्रकार है वनस्पती के। वाळवंटी प्रदेशात उगवणाऱ्या वनस्पतीचा आणखी एक प्रकार आहे। रेगिस्तान में एक और अन्य प्रकार का पौधा आता है, तो अवर्षणाचा प्रतिकार करणारा आहे। ये जो पौधा है वो अवर्षण का प्रतिकार, मतलब सूखे का प्रतिरोधी है। क्या होता है देखिए, या वनस्पती पाऊस पडतो तेव्हा जे काय पाणी मिळवता येईल ते स्वतःमध्ये साठवून ठेवतात। ये वनस्पति क्या करती है कि जब भी बारिश होती है तो जितना पानी मिल सके ये अपने अंदर समा लेती है, अपने अंदर जमा कर लेती है, और कोरड्या हंगामात अगदी मंद गतीने वाढतात। और जब सूखा पड़ता है, सूखे के मौसम के दौरान ये बहुत ही धीरे धीरे बढ़ती है। जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद ये पौधे जो है अपने अंदर पानी जमा करते हैं, और सूखा पड़ने के बाद, मतलब सूखे के मौसम में धीरे धीरे बढ़ते हैं। इनकी जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे होती है। जब सूखे का मौसम आता है, कोरडा हंगामात मतलब जब सूखे का हंगाम होता है, तो अगदी मंद गतीने मतलब बहुत ही धीमी गति से ये बढ़ते हैं। अवर्षणाचा प्रतिकार करणाऱ्या या वनस्पतींमध्ये सर्वात महत्त्वाचं कैक्टस। और फिर सूखे का प्रतिरोध करने वाले जो वनस्पति है, जिसमें से एक है सबसे इम्पॉर्टेंट कैक्टस जो है वो साल के 12 महीने रेगिस्तान में रहता है, क्योंकि बारिश के समय में ये अपने अंदर पानी जमा कर लेता है, जितना भी हो सके बहुत सारा पानी अपने खुद के अंदर जमा कर लेता है। और सूखे के दिनों में ये बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता है। कैक्टसची तुम्हाला ओळख करून द्यायला नको। हम सभी को कैक्टस पता है, आपको इसकी पहचान करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सभी को कैक्टस पता है, क्योंकि हर घर में या फिर मोस्ट ऑफ द हाउसेस में मोस्ट ऑफ टाइम हम देखते हैं कि बहुत सारे घरों में ऐसे कैक्टस के छोटे छोटे पौधे एज ए डेकोरेशन के तौर पर रखे जाते हैं। कैक्टस आता आपल्या दिवाणखान्यात येऊन पोहोचला आहे। हमारे घरों में भी कैक्टस आ गया है लिविंग रूम में। दिवाणखाना मतलब लिविंग रूम में कैक्टस हम सजाए रखते हैं। कैक्टस बागेत तर लावतातच, पण मनी प्लांटप्रमाणे कैक्टसच्या शोभेच्या कुंड्या अनेक घरातून दिसून येतात। कैक्टस को बगीचे में तो लगाया ही जाता है, लेकिन मनी प्लांट के जैसे कैक्टस को सजावट की जाती है, मतलब सजावट के तौर पर ऐसे रखा जाता है, घरों में रखा जाता है। ऐसे बहुत हमने देखा है कि बहुत घरों में ऐसे दिखता है कि कैक्टस डेकोरेशन के तौर पे, मतलब सजावट की जैसे वहाँ पर रखा है घर में कहीं। अगदी थोड्याशा पाण्यावर कसे वाढावे याचा नमूना दाखवण्यासाठी निसर्गाने जणू काय कैक्टसची पैदास केली आहे। ऐसा मानो कि कैक्टस को निर्माण ही इसीलिए किया गया है प्रकृति ने, कि बहुत कम पानी में कैसे जिया जाए। प्रकृति ने कैक्टस को किसके लिए निर्माण किया है, विकसित किया है, कि सबसे बहुत कम पानी में कैसे जीना है, ये बताने के लिए कैक्टस का निर्माण हुआ है। वाळवंटी प्रदेशाचा कैक्टस हा अगदी खास प्रतिनिधी आहे। रेगिस्तान का कैक्टस एक बहुत ही विशेष प्रतिनिधि है। कैक्टसच्या अनेक जाती आहेत, कैक्टस की बहुत सारी प्रजातियां हैं। सग्वारो कैक्टस हा कैक्टसचा राजा। सग्वारो कैक्टस जो है ये कैक्टस का राजा है, मतलब सभी कैक्टस में ये सबसे अच्छा और भारी है। तो 50 फूट उंचीपर्यंत वाढतो, म्हणजे कैक्टसचा राक्षस असतो। ये 50 फीट तक बढ़ता है, ऊंचा होता है। तो फिर जैसे मानो ये कैक्टस का राक्षस है। कैक्टस के बारे में अभी यहाँ से स्टार्ट होता है कि कैक्टस कैसा है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो ये जो सारी बातें हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कैक्टस के बारे में डिटेल बातें क्या बताई गई है। अभी तक हमने देखा कि रेगिस्तान कैसा होता है, यहाँ पर जब सूखा पड़ता है तो कौन से पौधे आते हैं, क्या करते हैं, और जब बारिश की बातें बारिश होती है तो पेड़ पौधे कैसे आते हैं, कैसे उगते हैं, और कितने देर तक ये रहते हैं। बहुत कम समय तक ये रहते हैं। ये बगीचा की तरह दिखने लगता है पूरा रेगिस्तान, लेकिन ये सब बहुत ही थोड़ी समय के लिए होता है। उसके बाद फिर से जब सूरज आग बरसाने लगता है तो फिर से सूखा पड़ जाता है और पहले जैसा रेगिस्तान हो जाता है। रेगिस्तान कैसा होता है ये हमने इस वीडियो में देखा। अभी कैक्टस के कौन से प्रकार है और कैक्टस कैसे होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
यहाँ तक का लेसन का पार्ट हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इसमें के वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। वाळवंटी प्रदेश मतलब रेगिस्तान, कोरडेपणा मतलब सूखा, पाण्याचे दुर्भिक्ष मतलब पानी की कमतरता, रेताड़ ज़मीन मतलब रेती की ज़मीन, जो रेती रेगिस्तान में होती है, पाण्याखेरीज मतलब पानी के बिना, अवर्षण मतलब क्या, सूखा पड़ना मतलब अवर्षण, वैराण वृक्ष मतलब बहुत ही बंजर और रूखा सूखा, निष्प्राण मतलब जैसे उसमें कोई प्राण ही नहीं, मुरझा जाना, निष्प्राण झाल्यासारखे वाटते मतलब मुरझा जाना, मरुभूमि मतलब रेगिस्तान। तो इस तरह से ये लेसन का यहाँ तक का पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़ एंड गुड बाय।